बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी ये होगी आज द फिजिक्स ऑफ हीट एंड मैटर के बारे में। बेसिकली हम इसमें जिन चीज़ों को स्टडी करने वाले हैं वो हमारे पास है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड देन हम इसमें स्टडी करेंगे फर्दर हीट कैपेसिटी के बारे में, और हीट कैपेसिटी के बाद हम देखेंगे बॉइलिंग, इवेपोरेशन, और इसी के साथ ही हम इसमें आज स्टडी करेंगे मेल्टिंग के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर काइनेटिक पार्टिकल मॉडल के अकॉर्डिंग देखें कि थर्मल एक्सपेंशन किस तरह से काम करती है, तो इसका जो कोर प्रिंसिपल है कि जब भी हम किसी मैटर को हीट करते हैं, मैटर को हीट करने से मुराद ये है कि सॉलिड को, लिक्विड को या गैस को हम हीट करते हैं। हीट करने से जो पार्टिकल्स हैं दे गेन काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती है। वही पार्टिकल फिर उनकी जो वाइब्रेशन है वो फास्टर हो जाती है, वो फास्टली मूव करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, वो उनकी वाइब्रेशन फास्टर हो जाती है, और ये चीज़ जो है वो फर्दर आगे जाकर उनके अंदर एक्सपेंशन का बायस बनती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अगर हम इसको समराइज़ करें, ये जितनी भी हमारे पास यहाँ पे बातचीत होगी वो ये होगी कि सॉलिड की जो एक्सपेंशन है वो सबसे कम है। दे आर लीस्ट एक्सपेंडेड, और ये फिर मॉडरेट एक्सपेंशन होती है इनकी, मॉडरेट एक्सपेंशन। और गैसेस की जब हम बात करते हैं दे हैव मोर या फिर हायर एक्सपेंशन। तो बेसिकली इनकी लीस्ट एक्सपेंशन क्यों है सॉलिड्स की? दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इनके दरमियान फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती हैं, होल्ड करके रखती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, दे वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशंस, so it become difficult to compress. We need a high amount of energy to compress the solids. On the second hand, we need to understand there are strong forces between the particles of a liquid. They can move past one another. They are easier to expand than solid, लेकिन इनको भी expand करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके साथ ही जबकि हमारे पास जो गैसेस हैं इनके दरमियान पार्टिकल्स ऑलरेडी एक दूसरे से अवे होते हैं, दूर होते हैं। दे हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड देन दे मूव फ्रीली, सो इट इज़ ईजी टू एक्सपेंड एंड कंप्रेस। तो गैसेस को एक्सपेंड करना काफ़ी ईजी होता है क्योंकि इनका जो कोर प्रिंसिपल यही है, पार्टिकल्स को हीट करते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी आने के बाद वो और ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे तो वो ज़्यादा कोलिजन्स करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड विद द अदर पार्टिकल्स। इन कोलिजन्स की वजह से वो एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। So first of all, whenever thermal energy is applied to a substance, particles gain kinetic energy and they vibrate or move more vigorously. There is increased kinetic energy causes the average distance between the particle to increase. उनके दरमियान में spacing बढ़ जाती है। Total volume of the substance as a result increase. This process is called expansion. इसका opposite क्या होगा? Thermal contraction. अगर तो हम कूल करें तो उस केस में क्या होगी? जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज होती है, पार्टिकल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी लूज होने की वजह से पार्टिकल्स की मूवमेंट स्लो हो जाएगी, पार्टिकल्स स्लोली मूव करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस, एक दूसरे के करीब आएंगे। एज ए रिजल्ट हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। सो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, सॉलिड्स की एक्सपेंशन सबसे कम है, मॉडरेट है, और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन होती है गैसेस की। तो वो रीज़न हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब फर्दर इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है, नुकसानदेह भी होते हैं। हम सबसे पहले बाई मेटेलिक स्ट्रिप को देखते हैं। बाई मेटेलिक से मुराद ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल्स, दो डिफरेंट मेटल्स होती हैं, मेटल ए और मेटल बी। अब इसमें से जो मेटल ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती है, जो ज़ाहिर बात है दो डिफरेंट मेटल्स हैं, दोनों की एक्सपेंशन भी डिफरेंट होगी। सो फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये डिफरेंट मेटल्स थी, ये हमारे पास आउटवर्ड मेटल है और ये वाली इनवर्ड मेटल है। तो ये बाहर वाली जो है ये एक्सपैंड हो चुकी है। पहले ये दोनों की दोनों बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, बिफोर अप्लाइंग टेम्परेचर ये दोनों की दोनों एग्जैक्ट स्ट्रेट थी, कुछ इस तरह की लेयर की फॉर्म के अंदर होंगी। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी मेटल है, लेकिन जब एक्सपेंशन हो जाती है तो बी की एक्सपेंशन ज़्यादा है तो तभी वो बाहर चली जाती है, और ए जो है उसकी एक्सपेंशन कम है। या इसको हम यूँ कह सकते हैं कि ए की कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है और बी की कॉन्ट्रैक्शन कम है। तो क्योंकि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बायोमेटालिक स्ट्रिप को यूज़ किया जाता है इन टेम्परेचर एक्टिवेटेड स्विचेस, जो टेम्परेचर के ऊपर स्विच डिपेंड करते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है।
हम इसका फर्दर यूज़ करते हैं थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है मरकरी या अल्कोहल का लिक्विड यूज़ किया जाता है वो एक्सपैंड भी कर सकता है और वो एक्सपैंड करता है तभी हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जैसे ही उस लिक्विड को हीट मिलती है वो लिक्विड एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर में राइज़ होता है, उस राइज़ के हम अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे होते हैं। फर्दर इसका जो बेनिफिट ये है कि हमारे पास रेलवे लाइन्स होती हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं, उनके दरमियान में कुछ गैप्स रखे जाते हैं ताकि जब गर्मियाँ आ जाएँ, समर आए, समर में एक्सपेंशन होगी हीट की वजह से, वो गैप जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और कोई भी नुकसान नहीं होगा। फर्दर जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं उनको स्लैक रखा जाता है, उसमें थोड़ा-सा टिल्ट रखा जाता है। उसकी रीज़न ये है कि जब विंटर आएगा तो वो दोबारा से इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन से बिल्कुल स्ट्रेट होने की कोशिश करेंगी ताकि फिर ये वायर टूटने से बच जाएँगी। फिर फर्दर हम ये देखते हैं कि जैसे ही हम अपने जो कार के टायर्स होते हैं वो अक्सर समर में बर्स्ट कर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से एक्सपेंशन होती है और एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा हो जाती है जो कि टायर बर्स्ट का बायस बनती है, उसको कॉज़ करती है। फिर नेक्स्ट हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट जो आज है वो है हीट कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करना। सो हीट कैपेसिटी बेसिकली किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है कि हम उसको कितना ज़्यादा एनर्जी देते हैं, उसको किसी भी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फाइनली कि उस बॉडी के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ जाता है। तो उसकी डेफिनेशन भी यही हो जाती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी इक्वल होती है C इक्वल टू Q ओवर डेल T, इसका यूनिट जूल पर कूलम या जूल पर केल्विन इसका यूनिट हो जाता है। जबकि जब हम यही डेफिनेशन जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए कहते हैं और हम यहाँ पे कहते हैं कि जो हमने होल बॉडी के बजाय अगर मैस ही 1 kg लिया जाए तो उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी दैट विल बी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एग्जैक्टली 1 kg ऑफ सब्सटेंस by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, so this is called specific heat capacity. C is equal to Q over m delta T. A specific heat capacity defines the intrinsic thermal property of the material, while heat capacity defines the thermal property of the specific object. ये किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं, जबकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सिर्फ किसी एक मटेरियल को डिफाइन कर रही होती है। इसकी जो स्पेसिफिक हीट इक्वेशन है वो हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं कि U इक्वल टू mc डेल्टा टी इंडिकेट्स द टेम्परेचर डिफरेंस, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर्ड इन जूल पर केजी पर केजी डिग्री सेल्सियस, और Q जो है ये थर्मल एनर्जी जो सप्लाई की जाती है। वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस है, या फिर अगर हम इसको ग्राम में लिखते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू ग्राम के अंदर आ जाती है। अब अगर हम मेजर करना चाहते हैं किसी भी सॉलिड की हीट कैपेसिटी तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का मास हमने बैलेंस स्केल के ऊपर मेजर कर लेना है। सेकंड स्टेप, वी विल प्रोवाइड पावर एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम। पावर कैसे दी जाएगी, हम यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर अटैच करते हैं, एक बैटरी जो है वो अटैच की जाती है, बैटरी के ज़रिए हम उस मेटल ब्लॉक को हीट करना शुरू कर देते हैं। ये मेटल ब्लॉक है, इसको यहाँ से एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, और पावर जो है वो इक्वल होती है आई वी की प्रोडक्ट जो होगी, यहाँ से हमने वोल्टेज दिया, करंट दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा पावर, और कितने टाइम के लिए दिया वो हम स्टॉप वॉच से मेजर करेंगे, और इसका इनिशियल टाइम जो है वो हम जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो हम इसका स्टॉप वॉच से टाइम को मेजर कर लेंगे। अब जैसे ही ये थर्मोमीटर जो है ये देखेगा कि इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, ये 26 तक जा चुका है, हम स्टॉप वॉच को क्लोज कर देंगे, उसका टाइम जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी आई इंटू टी ओवर एम इंटू टी टू माइनस टी वन। ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस था वो हमारे पास आ जाएगा, तो उसको यहाँ पुट करके हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये है कि जब भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, हम ये देखते हैं ये वैल्यू हमारे पास हमेशा एक बड़ी वैल्यू आती है, इट्स ऑलवेज अ हायर वैल्यू, क्योंकि इस केस में कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएट हो जाती है, इन्वायरमेंट में भी चली जाती है, तो एक्चुअल से वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ज़्यादा होती है, एक्चुअल वैल्यू जो किसी भी मटेरियल की होती है वो हमेशा उस वैल्यू से जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे वो कम होती है। अगर हम किसी लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजर करना चाहते हैं, सबसे पहले हम अ, उसको बीकर में इंसर्ट करेंगे, उसका जो मैस है वो मेजर कर लेंगे। अब मैस ऑफ लिक्विड हमारे पास आ जाएगा m2 माइनस m1, क्योंकि सबसे पहले हमने एम्प्टी बीकर का मैस मेजर किया जिसको हमने m1 का नाम दिया,
और उसके बाद हम उसमें लिक्विड को इंसर्ट करने के बाद उस लिक्विड का मास फाइंड आउट कर लेंगे। उस लिक्विड को यहाँ पे हम इंसर्ट करते हैं, वही हमारा सेम एपरेटस वोल्टेज करंट प्रोवाइड किया, और उसके बाद जैसे ही इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करता है, हम स्टॉप वॉच के जरिए टाइम को नोट करते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर डेल ई ओवर एम इंटू डेल्टा टी, और डेल ई जो है ये बेसिकली पी इंटू टी पावर जो है वाई वी के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। पार्ट सी जो हमारे आज के लेक्चर का था वो था फेज चेंजेस। हमारे पास मेल्टिंग में क्या होता है, मेल्टिंग में इनिशियली क्या होता है कि हम सॉलिड को हीट देते हैं, हीट वो ऑब्जॉर्ब करता है, ऑब्जॉर्ब करने के बाद टेम्परेचर जो है उसका चेंज नहीं होता, लेकिन इसकी जो लेटेंट हीट होती है जो हमने प्रोवाइड की है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट जो है बेसिकली इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गिवन टू एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट, कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या मैटर अपनी स्टेट को चेंज करेगा जो उसको हीट दी जाएगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या चीज़ है कि जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा, और सेकंड इसकी टाइप होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जब हम किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। सो इस दौरान पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, किनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो इससे क्या चीज़ होती है कि हमारे पास मेल्टिंग अक्कर हो जाती है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उनके दरमियान में स्पेसिंग जो है वो बढ़ जाती है। अब इसका ऑपोजिट प्रोसेस जिसको हम सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी कहते हैं। फ्रीजिंग में क्या होता है कि एक सॉलिड जो है वो क्रिएट हो जाता है, लिक्विड रिमूव लेटेंट हीट, इसके अंदर जो लेटेंट हीट थी इसने उसको रिमूव किया, हीट इसके अंदर से निकल जाती है, पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर क्रिएटेड, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी रिमेंस द कांस्टेंट, सो इट मींस टेंपरेचर आल्सो रिमेंस द कांस्टेंट, टेंपरेचर में कोई चेंज नहीं आती। फिर हमारे पास बॉइलिंग और कंडेंसेशन है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड के जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि कंडेंसेशन के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से लिक्विड के केस में। अब हमारे पास इवेपोरेशन जो है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में के दरमियान एक अच्छा खासा डिफरेंस है, हमें वो अंडरस्टैंड करना है। इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ अगर हम बॉइलिंग की बात करते हैं, अकर अटेनिंग टेम्परेचर बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें ये है कि हमारे पास जो इवेपोरेशन है, हमेशा जो सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स होते हैं उनके पास हाई एनर्जी होती है, उनके पास हाई एनर्जी होती है, इस वजह से वो इस्केप कर जाते हैं। द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल हाईएस्ट किनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड एस्केप इनटू द एयर। सो ये इवेपोरेशन की बात यहाँ से कर रहा है। द रिमेनिंग मॉलिक्यूल लेफ्ट बिहाइंड द लिक्विड नाउ पोजेसेस अ लोअर एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इसकी रिजल्ट क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड डिक्रीजेज, इवेपोरेशन फंडामेंटली अ कूलिंग प्रोसेस, हमें स्वेटिंग होती है। सो उस दौरान क्या हो रही होती है, इवेपोरेशन हो रही होती है, हमारी स्किन जो है वो कूल हो जाती है जैसे ही हमारी बॉडी स्वेट को प्रोड्यूस करती है, और इवेपोरेशन की वजह से जो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो लूज कर जाते हैं। वेरिएबल कंट्रोलिंग इवेपोरेशन रेट। सो इवेपोरेशन का जो रेट है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। हायर द टेम्परेचर देयर विल बी फास्टर इवेपोरेशन, हायर सरफेस एरिया देयर विल बी फास्टर इवेपोरेशन, और इसके साथ ही विंड स्पीड अगर हायर होगी तो इवेपोरेशन उस केस में भी फास्टर होगी। ह्यूमिडिटी लोअर होनी चाहिए और इस दौरान फास्टर इवेपोरेशन होती है। तो हमने यहाँ पे ये 4 केसेस हैं जिसमें हम इवेपोरेशन को फास्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी, ज़्यादा एरिया एक्सपोज होगा तो इट मीन ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो इन टच विद एटमॉस्फेयर होंगे, वो एक्सपोज कर जाएंगे। विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो इस दौरान भी उनकी एनर्जी जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक डाउन कर सकती है वो बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी में ये होता है कि हमारे पास जितनी ज़्यादा ड्राई एयर होती है उसके अंदर इवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होती है, तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो हो जाएगी। अब इनमें जो फ़र्क है बॉइलिंग इवेपोरेशन का, जो कि आपको P2 में पूछा भी जाता है, बॉइलिंग इट अकर्स ओनली एट अ फिक्स स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता तब तक वाटर जो है वो बॉयल नहीं होता, लेकिन वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, ऑल दो बेशक उसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो, वहाँ पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो टेक प्लेस हो जाती है, इवेपोरेशन हो जाती है। Location of process, it occurs throughout the entire volume of the liquid. It occurs only at the exposed surface of the liquid. इसके बबल्स फॉर्म होते हैं, इसमें कोई बबल्स फॉर्म नहीं होते। ये रैपिड और वायलेंट प्रोसेस है जो कि बड़ी जल्दी हो जाता है, जबकि हमारे पास स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है। टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड मेन कांस्टेंट, बॉइलिंग और बॉइलिंग के दौरान, मेल्टिंग के दौरान कभी भी टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है, जबकि इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग को कॉज करता है।
सो ये हमारे पास फर्दर हीटिंग कर्व है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में भी स्टडी कर चुके थे। इसमें हमने ये कहा था कि इनिशियली हमारे पास हीटिंग कर्व के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ये वो एरिया है जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड की फॉर्म के अंदर है। इस पॉइंट के ऊपर मेल्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, और ये वो रीजन है जिसमें हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेटेंट हीट हम ऐड करते हैं, जिससे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है क्योंकि टेम्परेचर भी सेम है। अब ये वो लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जाकर तमाम पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ तक वो लिक्विड रहते हैं, और इस पॉइंट के ऊपर अगेन वो फर्स्ट पार्टिकल जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस एरिया के अंदर ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसमें लिक्विड और गैस हमारे पास दोनों पार्टिकल्स होंगे। अगेन हम लेटेंट हीट को ऐड करते हैं। लेटेंट हीट को ऐड करने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, और ये वो लास्ट पॉइंट होगा जहाँ पे तमाम पार्टिकल जो है वो गैस में कन्वर्ट हो चुके हैं, और फर्दर ये गैस की फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि आपके इस लेक्चर के रेलिवेंट होंगे। इनको सॉल्व करते हैं। अ मेटल ऑब्जेक्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इन एन ओवन। एक मेटल को हीट किया गया है ओवन के अंदर। व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट। उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा। जब हम उसको हीट करेंगे उसके अंदर एक्सपेंशन आएगी। एक्सपेंशन आने के लिए उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ उसकी इंटरनल एनर्जी है वो भी इंक्रीज करेगी। सो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, इट इज अ सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर सब तरह की जो एनर्जीज होती हैं, चाहे वो काइनेटिक हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो, या थर्मल एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इन तमाम एनर्जीज का जो सम होता है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी कहलाता है। विच रो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इनिशियल स्टेट होती है सॉलिड। सॉलिड से हम कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और चेंज टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। विच नेम इज गिवन टू द चेंज ऑफ स्टेट व्हेन स्टीम इट एट 100 डिग्री सेल्सियस चेंजेस टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस चेंज को हम क्या नाम देंगे कि हमारे पास स्टीम है, स्टीम कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि गैस कन्वर्ट हो रही है लिक्विड के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देंगे, कि जब भी गैस स्टीम कन्वर्ट होती है वाटर लिक्विड में तो ये कंडेंसेशन कहलाएगा। There is a vacuum between the double walls of a vacuum flask. Which type of thermal transfer are reduced by the vacuum? सो वैक्यूम क्या करेगा, बेसिकली ये हमारे पास एक तरह की स्पेस है, एक तरह की एयर टाइप है। तो इस केस में हमारे पास कन्वेक्शन और रेडिएशन जो है ये स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होती है। कंडक्शन कभी भी लिक्विड के अंदर नहीं होती, कंडक्शन ना ही गैसेस के अंदर होती है। सम टर्म्स डिस्क्राइब चेंजेस ऑफ स्टेट आर लिस्टेड: बॉइलिंग, सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। विच टू टर्म्स आइडेंटिफाई द सेम चेंज ऑफ स्टेट। कि हमारे पास चेंज ऑफ स्टेट जो है वो होती है, वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, वो एक स्टेट को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वो हमारे पास दो प्रोसेस हैं कि जब हम ये कहते हैं लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, सो इस प्रोसेस में हम देखते हैं या तो ये बॉइलिंग हो सकता है या फिर ये इवेपोरेशन हो सकता है। तो 1 and 4 आर द करेक्ट आंसर्स जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। व्हाट इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कॉपर ब्लॉक इंक्रीजेज। जब कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स तो कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे, इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। A textbook gives a description of a thermal process as more energetic molecules escape from the surface of a liquid, which causes the liquid to cool. Which process is being described? तो इवेपोरेशन क्या कॉज करती है, इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज करती है। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो सरफेस के ऊपर मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं दे एस्केप इनटू द एयर, वो एयर में चले जाते हैं। द डायग्राम शोज द चेंजेस इन द स्टेट 1, 2, 3 एंड 4 बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो हमारे पास जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना है, 2 और 3 का पूछा है। तो 3 जो है ये हमारे पास है मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 जो है ये मेल्टिंग है, ये दोनों ऑप्शंस हैं। फिर हमें 2 का बताना है, गैस से लिक्विड में जाने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, तो ए पार्ट इसका ठीक हो जाएगा। कॉपर हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1100 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन। तो इसमें हम 273 को अगर ऐड करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1373 केल्विन। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर फिल्स अ फ्लास्क एंड ग्लास ट्यूब टू लेवल एक्स। हमने एक्स तक लिक्विड को फिल किया। द फ्लास्क इज प्लेस्ड इन आइस एंड द लिक्विड लेवल इन द ट्यूब चेंजेस टू लेवल वाई। व्हाट डज द लेवल चेंज टू लेवल वाई।
तो ये लेवल वाई तक क्यों चेंज होता है? बेसिकली हमारे पास हमने उसको फिल किया था x तक, तो वो लिक्विड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तभी क्योंकि एक्सपैंड करेगा तो बाहर आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लिक्विड y तक चला जाता है। A liquid is evaporating, the liquid is not boiling, which statement about the liquid at an instant in time is correct? तो लिक्विड बॉयल नहीं कर रहा, इवेपोरेट कर रहा है। एनी मॉलिक्यूल कैन एस्केप, ये बात तो गलत है। एनी मॉलिक्यूल कैन एस्केप, ये भी नहीं है। ओनली मॉलिक्यूल विद इनफ एनर्जी कैन एस्केप एंड ओनली फॉर्म द लिक्विड सरफेस। ओनली मॉलिक्यूल विद इनफ एनर्जी कैन एस्केप एंड बट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड। नो नो नो, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर से जाते हैं, जो हमारे पास आउटर सरफेस होती है उससे ही वो जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। जो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनके पास इनफ एनर्जी होती है कि वो लोग इवेपोरेट कर सकते हो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मर्करी इज -39 डिग्री सेल्सियस। इसमें 273 को अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 4 6 -3 234 केल्विन। तो बेसिकली ये पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि हम 273 पॉजिटिव के अंदर ऐड करते हैं। A student has two block of metal X and metal Y. The temperature of X is 50 degrees Celsius and the temperature of Y is 0 degrees Celsius. The two blocks are placed in contact with each other as shown. After some time, both blocks have the same temperature 25 degrees Celsius. What has happened to the internal energy of each block? X की इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर कम हो गया तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जबकि उसका टेम्परेचर Y का इंक्रीज हो गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। A wooden wheel can be strengthened by putting a tight circle of iron around it, which action would make it easier to fit the circle over the wood. तो वुडन व्हील है और उसके ऊपर आयरन सर्कल है। कूलिंग द आयरन सर्कल ओनली, हीटिंग द आयरन सर्कल। तो वुडन व्हील के ऊपर हमने आयरन सर्कल का करना है, फिट द सर्कल ओवर द वुड। तो हम अगर आयरन को एक्सपैंड करेंगे, आयरन को हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा कि हमारे पास आयरन जो है एक्सपैंड करेगी, जबकि वुड तो इंसुलेटर है, उसके अंदर तो कोई एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हमें ऑब्जर्व नहीं होती। विच डायग्राम शोज अ प्रोसेस हैपनिंग ड्यूरिंग चेंजेस ऑफ स्टेट। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना इज कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग नहीं होता। गैस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना मेल्टिंग है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना बॉइलिंग है। सो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इसके जैसे ही होंगे। फर्दर हम कुछ P2 के क्वेश्चंस देखते हैं इसके। The diagram shows the more energetic water molecule escaping from the surface of a liquid water. What is this process is called evaporation. Figure 4.1 shows student walking to school. There are puddles of water on the ground. After school, the puddle have disappeared and the ground is dry. State the name of the process that causes the puddle to disappear. Evaporation has occurred here. Describe the process that causes the puddle to disappear. So more energetic particle from the top surface of the puddle, they have enough energy to escape into the air and they will convert into a water vapors. Liquid will convert into water vapors and finally the water will remove from the surface. A teacher fills a copper can with a solid wax and heats the can. She measures the temperature of the wax every minute. She continues heating once the wax is melted and stops heating when the wax is boiling. State the term used for the process that transfer thermal energy through the copper. तो कॉपर जो है एक हमारे पास मेटल है जिसके जरिए हीट ट्रांसफर होती है। दैट मेथड इज कॉल्ड कंडक्शन, क्योंकि ये सॉलिड है और मेटल्स के अंदर या फिर सॉलिड्स के अंदर हमेशा से कंडक्शन ही होती है जिसके जरिए हीट ट्रांसफर हो रही होती है। Figure 6.1 shows how the temperature of the wax changes that is as it is heated. Using the graph in 6.1, determine the melting point of the wax. तो इनिशियली वो इस पॉइंट पे वो हीटिंग कर रही है क्योंकि इसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जाकर उसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। 0 से लेकर 100 तक की आई थिंक 20 लाइन्स हैं और हमारे पास ये लाइन बनती है 19, 18, 17, 60, 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाकर वो मेल्ट हो जाती है। बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाएगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो बॉयल हो रही है। तो बेसिकली ये हमारे पास आएगा 11, 12, 13, 14, 14th लाइन है 100, ये 150, 70 हो जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस। द टाइम एट विच द वैक्स स्टार्ट टू बॉयल। सो उसने बॉइलिंग कब स्टार्ट की थी, टाइम हमने बताना है, वो टाइम हमारे पास आ जाएगा ये 25 मिनट्स।
A beaker contain water, some of the water evaporate, describe explain the how the water evaporate. इसमें again हमारे पास यही है कि water consists of tiny particle, the particle that have more energy than the other, they occur at the surface, they have the enough energy to escape into the air, and finally they will convert into the vapors. Evaporation changes the temperature of the water that remains in the beaker. Stating explain the change in temperature of the water due to evaporation. Due to evaporation, because the more energetic particles, they have more energy when they escape into the atmosphere. The left behind are the particles that have less energy. Due to that less energy, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, और इसी वजह से हम ये कहते हैं कि इवेपोरेशन जो है इट कॉजेज कूलिंग। सो उसको यहीं तक करते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास्ट पेपर्स की एक्सरसाइज बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में तमाम पास्ट पेपर्स को डील करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।